किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये कितने टाइप्स का होता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें बताओ क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, इंटीग्रेशन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, द इनडेफिनिट इंटीग्रल, फिर क्या पढ़ना आपने भाई, द डेफिनिट इंटीग्रल, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। ठीक है बात, जो आपको भाई केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन कि भाई इंटीग्रेशन होता क्या है। देखो जो डिफरेंशिएशन होता है वो बताओ क्या करता है, आप किसी फंक्शन का आप क्या करते हो भाई, वेरिएशन ऑफ वन पैरामीटर, वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर, इजंट इट। तो हम कहते हैं भाई तो dy बाई dx, अगर y मेरे पास क्या कोई फंक्शन, y मेरे पास कोई फंक्शन है भाई, अगर मैंने y क्या कोई फंक्शन है x का, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या बताओ भाई dy बाई dx आ गया ना। तो अगर मैं इस dy बाई dx को क्या करता हूं दोबारा से इंटीग्रेट, तो मेरे पास वापस क्या आ जाएगा, बोलो भाई। तो किसी फंक्शन का स्लोप निकालना वो तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन, इजंट इट। लेकिन भाई किसी फंक्शन का अगर आपने स्लोप का वापस क्या कर दिया, इंटीग्रेट, तो आपको वही फंक्शन मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो भाई ये बताओ क्या होता है, डिफरेंशिएशन जस्ट क्या होता है, ये उल्टा, जस्ट क्या होता है, रिवर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, समझ गए बात, तो इसका dy बाई डी एक्स बताओ क्या आएगा मेरे पास, बोलो भाई x 3x स्क्वायर आएगा ना। चलो मैंने इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया y डैश, इसमें क्या बोलते हैं भाई y डैश। तो y डैश मेरे पास क्या है 3x स्क्वायर। तो अगर मैं y डैश का अगर मैं क्या करता हूं इंटीग्रेशन, तो मेरे पास वापस क्या आएगा बताओ, क्या आना चाहिए, x क्यूब। बात आपको पहले पड़ गई। ये क्या होता है हमारा भाई इंटीग्रेशन, यानी कि हम क्या बोलते हैं इसको, ये जस्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, इजंट इट। और इसका भाई सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि आप जब कोई फंक्शन आप प्लॉट करते हो, मान लिया कोई फंक्शन है, ये क्या उसका, ये क्या है x और ये क्या है फंक्शन y, ये कैसा ग्राफ है ना। तो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है ना, ये एरिया कैलकुलेट करने में काम आता है, ये बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन। ठीक है बात, आपको होगी भाई ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपके पास क्या भाई प्रेशर वॉल्यूम कर्व, अगर भाई x एक्सिस पे क्या है प्रेशर और y पे बताओ क्या हमारे पास, नहीं x पे क्या वॉल्यूम, बताओ y पे क्या है प्रेशर। ठीक है बात, तो प्रेशर वॉल्यूम की मल्टीप्लाई क्या होती है हमारे पास, बताओ क्या होती है, वर्क। क्या होती है भाई, तो जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व होंगे उनके अंदर एरिया अंडर द कर्व क्या होगा हमारे पास, बोलो भाई क्या है हमारे पास, ये वर्क डन, इजंट इट। और इसमें एक बात और ध्यान रखो आप, तो ये तो आपको मालूम पड़ गया कि भाई ये जस्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ठीक है बात, लेकिन इसका फिजिकल आप मीनिंग सोचो भाई। मान लिया अगर मैं ये कहता हूं कि मान लिया आप एक बारी वन डायमेंशनल जो बॉक्स है, क्या आप वन डायमेंशनल बॉक्स आप समझो भाई, ठीक है। नहीं आप मुझे बताओ, मान लिया हमारे पास क्या है प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, अगर कोई गैस एक्सपेंड होती है तो इस पे क्या है प्रेशर, इस पे बताओ क्या हमारे पास वॉल्यूम। तो कोई भाई गैस क्या होती है एक्सपेंड होती है आइसोथर्मली। ठीक है बात, तो ये क्या है उसके इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम। फिर भाई ये क्या होगी कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या होगी एक्सपेंड, अगर ये भाई क्या होगी कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगी एक्सपेंड होगी। ठीक है बात, तो हम इस स्टेट से कहां पहुंचे, यहां पर आ गए ना भाई, इजंट इट। तो ये तो बताओ क्या, तो ये बताओ हमारे पास क्या है, तो ये तो इसके बताओ क्या है P1 V1, इसके क्या है P2 V2। लेकिन P2 और P1 क्या आपस में बिल्कुल सेम है ना भाई, तुम क्या बोलेंगे कि प्रेशर में कोई चेंजमेंट नहीं है। तो जो ये हाइट है, तो भाई इस कर्व की जो हाइट है तो क्या है, तो ये साइड तो क्या है P, लेकिन भाई ये साइड क्या होगी बताओ हमारे पास, ये साइड क्या होगी, तो एरिया भाई बताओ कैसा था हमारे पास यहाँ पर, ये अरे भाई ये लेंथ क्या है V2 और ये बताओ लेंथ क्या हमारे पास V1, तो ये साइड मेरे पास क्या ही बताओ भाई V2 माइनस V1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ क्या है मेरे पास, तो हम क्या बोलेंगे, दिस साइड इनटू
दिस साइड, ये साइड क्या है डेल्टा वी, क्या भाई, और ये साइड क्या है पी, तो पी डेल्टा वी, यानी ये साइड क्या है प्रेशर, और ये साइड क्या शो कर रही है भाई V2। अरे भाई ये साइड आपने निकालनी है, तो ये लेंथ क्या है V2, ये लेंथ क्या है V1, तो V2 माइनस वी पी डेल्टा वी होता है ना प्रेशर वॉल्यूम करो, प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है हमारे पास ये। लेकिन भाई यहाँ पर तो ये परफेक्ट ट्रायंगल थी, तो एरिया निकालना क्या था, बहुत ईजी था ना भाई, इजंट इट। लेकिन अगर मान ले भाई जो एक स्टेट से आप जो दूसरी स्टेट में पहुंचते हो वो कर्व कुछ ऐसा भाई, नहीं पता आपको पहले पड़ी क्या, तो यहाँ पर एक परफेक्ट ट्रायंगल नहीं है ना, तो आपने क्या करना पड़ेगा अपने आप में बताओ भाई, भाई यहाँ पर एक परफेक्ट ये रेक्टेंगल या ट्रायंगल नहीं है वो कुछ भी, तो इसका अपने एरिया कैसे निकालोगे आप, ये एरिया निकालने के लिए भाई, तो आप जो प्रेशर को जो फंक्शन शो कर रहा है ना, तो जो फंक्शन प्रेशर को भाई शो कर रहा है उस फंक्शन का आपने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो आपके पास क्या जाएगा सारा एरिया, तो इंटीग्रेशन से क्या निकालते हैं, एरिया अंडर दी कर्व। नहीं आएगा आपको? अच्छा आप बताओ भाई, तो इंटीग्रेशन, एक बच्चों को भाई ये होता है कंफ्यूजन कि इंटीग्रेशन में और समेशन में डिफरेंस क्या होता है, क्या इंटीग्रेशन में और समेशन में भाई डिफरेंस क्या होता है। देखो समेशन कब होता है, जब हमारे पास क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, क्या भाई, और वो क्या हो, डिस्क्रीट टर्म्स। अरे बोलो भाई, कोई ये बोल दे, मान ले ये बताओ क्या हमारे पास, अरे भाई ये हमारे पास क्या कोई वेरिएबल x है, और ये बताओ क्या हमारे पास y है, लेकिन ये मानो भाई x की सिर्फ 2-4 वैल्यू हैं, बताओ x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है। अरे भाई x बराबर 1 पे y कितना है, इतना, 2 पे कितना है, इतना, बोलो भाई 3 पे कितना है, इतना, 4 पे कितना है, मान लिया इतना। तो इनको आप सबको जोड़ सकते हो भाई समेशन करने के लिए, क्योंकि x की वैल्यू x की क्या है, 4 ही वैल्यूज है, 1 2 3 और 4। अगर x की सिर्फ मान लिया भाई यहां से लेके यहां तक, ये मानो x की सिर्फ 1 2 3 4 ही वैल्यू क्या x के अलाउड, तो y की मेरे पास क्या सिर्फ 4 ही वैल्यू ना, तो मैं भाई y की टोटल वैल्यू में कैसे निकालूंगा, हर एक x पे y की वैल्यू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो समेशन कर दिया। लेकिन अगर मेरे पास बताओ क्या हो भाई, अगर मैं ये कहूं कि x तो भाई यहां से लेके और यहां तक कुछ भी हो सकता है भाई, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, तो y का मान लिया मेरे पास ये कर्व आ गया, नहीं समझे बात, तो इस पॉइंट पे भी x की हाइट है, अरे भाई x किस वैल्यू पे y है ना, इस पे y है, सब पे क्या हमारे पास y, तो आप कितने y जोड़ोगे, मतलब समय, अरे भाई एक तरह से ये आप इसको मान सकते हो कि ये समेशन की तरह ही होता है, लेकिन किसके लिए, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए। क्योंकि अगर हमारे पास x की, अगर मेरे पास तो क्या है, x की सिर्फ 4 वैल्यू है, मैं कहूं भाई x सिर्फ 4 वैल्यू रख सकता है, दिस 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 और दिस, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या सिर्फ 4 ही है भाई, तो y की टोटल वैल्यू मेरे पास क्या है बताओ, बोलो भाई, तो y की आपके पास टोटल वैल्यू क्या आएगी, 4 को जोड़ दो भाई, नहीं समझे बात, तो हमारे पास क्या जाएगी, हमारे पास क्या जाएगी टोटल वेल्थ। बता रहे भाई, मान लिया भाई आप ये मानो, मान लिया आपके पर्स में भाई मान लिया 1000 रुपये हैं, आपके अकाउंट में मान लिया 50,000 रुपये हैं, ठीक है, आपने घर पे भाई 2,000 रुपये रखे हुए हैं, तो आपकी वेल्थ सिर्फ 3 जगह पे है, तो टोटल वेल्थ कैसे निकालते हैं, तीनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर मान लिया भाई, बताओ बोलो भाई, तो सिमिलरली भाई अगर आपके अगर यहाँ पर 3 ही x की 4 वैल्यू है, तो y की भी 4 वैल्यू है, तो 4 वैल्यूज को ऐड करना पॉसिबल है, क्योंकि इनके बीच में x की वैल्यू कोई भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँ कि x की वैल्यू हुई 0 से लेके 10 मान लिए, बोलो भाई, तो x 0 से लेकर 10 के बीच में x सिर्फ 4 वैल्यू रखता है, तो y की क्या 4 वैल्यू होंगी, उनको हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन 0 से 10 अगर x कुछ भी वैल्यू रख सकता है, तो आप कितनी वैल्यू ऐड करोगे भाई, आप कहोगे भाई x बराबर 0 पे y इतना, मैं कहूँगा 0.01 पे कितना है, उस पर भी हाइट आएगी ना, x आप कहोगे 5 पे इतनी हाइट है, इनको जोड़ देंगे भाई, x बराबर 5 पे y इतना है, 5.1 पे इतना है, मैं कहूँगा 5.1 पे इतना है, तो 5.01 पे कितना है, 5.001 पे कितना है, मैं भाई यहाँ पर वैल्यू आपको बताता, आप ये टास्क का भी पूरा नहीं होएगा भाई समेशन, क्यों, क्योंकि x की हर एक वैल्यू पे y की कोई ना कोई वैल्यू है। आपको भाई आपने वैल्यू निकाल ली, x बराबर 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे, आपको आपने x की वैल्यू 1 2 3 4, आपने x की 10 वैल्यूज यूज कर ली, बस उनको जोड़ देंगे नहीं भाई, क्योंकि x कॉन्टिन्यूस है, तो x की वैल्यू आप इनफाइनाइट तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो भाई, और y की वैल्यू इनफाइनाइट तरीके से आएंगे हमारे पास,
तो उनको ऐड करना क्या एक तरह से इम्पॉसिबल नहीं क्या? तो ऐसे केसेस में, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल केसेस में हमें क्या करना पड़ता हो? तो इसका इंटीग्रेशन, आपको इसको भी इंटीग्रेट करना जरूरी है। और यहां पर फिर क्या निकालते हैं? एरिया अंडर दी कर्व, क्योंकि वो एक फाइनाइट नंबर आएगा। बात आपको पहले पड़ेगी, इसीलिए इंटीग्रेशन क्या बहुत जरूरी है। तो बताओ क्या होता है इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन का उल्टा, नहीं है क्या? तो बताओ भाई, एक्स स्क्वायर का बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। तो 2x का इंटीग्रेशन वापस करना चाहिए हमारे पास एक्स स्क्वायर। आपको अरे बोलो भाई, ठीक है, ये भाई कुछ फंक्शन दे रखे हैं कुछ, ठीक है। और मैं आपको बताऊं भाई, ड्यूरिंग इंटीग्रेशन आपको कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए। तो यहां पर वो फॉर्मूले दे रखे हैं, बताओ कौन कौन से भाई? बताओ कॉल स्क्वायर एक्स का कौन सा क्या फॉर्मूला होता है? ये तो भैया आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं। कॉल स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1/2 1 + cos 2x। साइन स्क्वायर एक्स बताओ क्या होता है? 1/2 1 - cos 2x। साइन एक्स cos x क्या होता है? ये वाले, ये फॉर्मूला याद कर लोगे भाई? अरे बोलो, अब बताओ क्या पढ़ते हैं? द इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब हम देखेंगे भाई ये इंटीग्रेशन परफॉर्म कैसे करते हैं। क्या हम कुछ इंटीग्रल ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है, कि इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है उसे क्या बोलते हैं? d/dx हमारा क्या होता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर। वैसे ही ऐसे सिंबल को हम क्या बोलते हैं? अपना इंटीग्रल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रल ऑपरेटर। और जैसे आप डिफरेंशिएट क्या करते हैं, जस्ट उसका रिवर्स आपने करना है इंटीग्रेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ये बोल दे कि x³ को आप क्या करो? डिफरेंशिएट, तो d/dx जैसे भी हो करता था ना, इंटीग्रल ऑपरेटर उससे उल्टा भी हो करेगा। बताओ d/dx क्या करता था? x³ होता है जो, इसको इंटीग्रेट करके आएगा 3 आगे आ जाएगा 3x², यानी पावर आगे आ गई, पावर आ गया, पावर से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया और एक घटा दी। पावर से क्या कर दिया भाई? मल्टीप्लाई कर दो और एक घटा दिया ना आपने, एक घटा दिया इसमें से, एक घटा के पावर से मल्टीप्लाई। यहां क्या हुआ? एक घटा के पावर से मल्टीप्लाई। यहां पर क्या होगा बताओ भाई? x³ का आपने क्या करना पड़ जाए? इंटीग्रेट। तो क्या होगा? पावर एक बढ़ा के उस बढ़ी हुई पावर से डिवाइड, यानी क्या हो जाएगा? x⁴/4 हो जाएगा। नहीं आएगा आपको भाई? तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 3x², लेकिन x³ का इंटीग्रेशन क्या हुआ? यहां पर पावर एक घटती है, 2 से 3 से 2 होगी, यहां पर पावर एक बढ़ती 3 से 4 होगी। यहां पावर से क्या होता है? बोलो भाई, घटने से पहले जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है, यहां पर बढ़ने के बाद भी पावर क्या होती है? उससे डिवाइड होता है। नहीं है क्या आपको भाई? तो सबसे भाई सिंपलेस्ट जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका ऐसे पॉलिनोमियल्स का ही होता है, इजंट इट? x की 5 का वो तो क्या जाएगा हमारे पास? और कोई कांस्टेंट हो तो भाई हमारे पास यहाँ पर कोई कांस्टेंट होता, अगर 3x की 3 होता तो 3 हम बताओ कहाँ लिखते हैं? बोलो भाई, जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। बोलो भाई, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? वही रहेगा भाई, उसको आप जस्ट बाहर निकाल लिया करो, इजंट इट? तो 3 बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? 3x की 4/4। आसान है कि मुश्किल है? अरे बोलो भाई। अच्छा बताओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? cos x, इजंट इट? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? cos x। और cos x का क्या होता है? माइनस साइन d/dx। बताओ ना आपको भाई? तो साइन एक्स का क्या होता है? cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या है बताओ हमारे पास? अरे भाई यहां पर बताओ भाई, साइन एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव क्या है? cos x। तो cos x का हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा साइन x। और हमारे पास भाई cos x का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस साइन। तो साइन है क्या आएगा? माइनस cos x। बात आपको पहले पड़ गई? तो भाई ये एलिमेंट्री इंटीग्रल है जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अच्छा, इसको भाई हम इनडेफिनेट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं? पहले आप एक बार ये फॉर्मूले देख ले। चलो मैं आपको तो बताता हूँ इसको आप इनडेफिनेट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं, इसकी वजह क्या होती है? इनडेफिनेट, ठीक है, इसको इसलिए बोलते हैं भाई क्योंकि, अच्छा एक बात मानो, मान लिया x की 6 है, नहीं मान लिया x की 3 है। क्या x की 3? एक तो है एक तो y क्या है? x की 3। एक y क्या है? एक तो y x की 3 है, और एक क्या है? y x की 3 + 2 है, और एक y बताओ हमारे पास क्या है? भाई मेरे पास 3 फंक्शन है, y1 y2 और भाई
y3, x की 3 प्लस 5। ओके, तो अब एक काम करो भाई, इसको आप डिफरेंशिएट करो, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या आना चाहिए हमारे पास, इंटीग्रेशन। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा मेरे पास 3x की 2। इसका बताओ मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या आएगा इसका, इस फंक्शन का, इसका भी 3x की 2। क्यों भाई, क्योंकि बोलो भाई, क्योंकि यहां पर क्या है 2 का तो क्या आएगा 0 आएगा, और इसका भी मेरे पास डी बाई डी एक्स बताओ क्या आएगा 3x की 2 आएगा भाई, 5 का क्या होगा 0 नहीं आपको। तो आपको भाई मेरे पास ये क्या आ गए 3 क्या आ गए मेरे पास, ये वाला इसको मैंने क्या मान लिया y डैश, इसको मैंने क्या बोल दिया y डैश, इसको मैंने क्या बोल दिया भाई y डैश। तो y डैश क्या है 3x की 2, 3x की 2, 3x की 2। तो अगर मैं क्या करूँगा वापस इंटीग्रेट, तो मेरे पास यही फंक्शन आने चाहिए ना, लेकिन अगर मैंने इसे इंटीग्रेट किया तो ये तो फिर भी क्या आ जाएगा बताओ, इसको आप y डैश मानो। तो आप एक काम करो, y डैश का आप क्या करो इंटीग्रल, वो तो क्या आएगा मेरे पास, बोलो भाई y डैश का आप क्या करो इंटीग्रल, मतलब 3x की 2 का आप क्या करो भाई इंटीग्रल, क्या होगा बताओ भाई, पावर 1 बढ़ जाएगी ना, पावर 1 बढ़ जाएगी, तो 3x की 3 बाई 3, 3 से 3 क्या हो कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास एक्स क्यूब आ गया ना वो यहाँ पर। सिमिलरली भी क्या आएगा मेरे पास, इसका भी इंटीग्रल बताओ मेरे पास क्या आएगा, बोलो भाई क्या आएगा, मैं सबका मेरे पास एक्स क्यूब, इसका क्या है मेरे पास नहीं आना आपको भाई एक्स क्यूब। तो आपको भाई देखो आपको तो ये फंक्शन मिल रहा सब में, हालांकि ये डेरिवेटिव इसका इसका, ये डेरिवेटिव इसका इसका, और ये डेरिवेटिव इसका है इसका। तो हम तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको इंटीग्रेट करने पर हमको यही फंक्शन मिल जाएंगे, इजंट इट। लेकिन इससे मुझे क्या मिला, खैर x की 3, इसको इंटीग्रेट करने पर मुझे क्या मिलता है x की 3, इसको इंटीग्रेट करने पर मुझे क्या मिलता है x की 3, इसको भी x की 3, यानी ये 5 2 और यहाँ पर ये, यानी ये तो मिल गया, बाकी तो नहीं मिले ना भाई, नहीं समझे बात। तो जब भी आप क्या करते हो, यानी आपको एग्जैक्ट फंक्शन नहीं मिल पाया है, तो जब भी आप क्या करते हो इंटीग्रेट, तो उसमें एक अननोन पैरामीटर डाल देते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या यहां भी तुक्के से सही आ गया, बात आपको पहले पड़ी। तो बेटर क्या है, तो जब भी आप क्या करते हो, बोलो भाई इंटीग्रेट करते हो, अगर आप x की n को क्या करते हो इंटीग्रेट, तो आप क्या बोलोगे x की n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c कर दिया करो, c मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां बताओ, अगर मैं कहता कि यहां बताओ क्या है एक्स क्यूब प्लस सी, यहां क्या है एक्स क्यूब प्लस सी, यहां क्या है एक्स क्यूब प्लस सी, तो हमने भाई कुछ हमने गुंजाइश छोड़ दी, ठीक है, कि फंक्शन क्या हो सकता है एक्स क्यूब प्लस समथिंग, और वो समथिंग यहाँ पर क्या है 5, वो समथिंग यहाँ पर क्या है 2, और वो समथिंग यहाँ पर क्या है 0। नहीं आ गया आपको भाई। तो जब भी आप क्या करते हो इंटीग्रेट करते हो, तो इंटीग्रेट करने पर आपको एग्जैक्टली वो फंक्शन नहीं मिलता है ना, यहाँ पर इस केस में। तो आपको क्या मिलता है एक, तो आपने क्या डालना पड़ेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको भाई इनडेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि भाई सी यहाँ पर क्या है नॉन पैरामीटर, फिर सी को आप भाई किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए मालूम कर सकते हो, समझ गए बात। ये सिस्टम टू सिस्टम करेगा वेरी करेगा, आएगा नहीं आपको ये। तो जहां भी क्या हो भाई सी, जहां भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो जब भी आप क्या करते हो इंटीग्रेट, तो साथ में आपने क्या लिखना होता है हमेशा एक प्लस में सी। क्या भाई जब भी आप क्या करो इंटीग्रेशन, आप क्या करो प्लस में क्या कर दो भाई सी जरूर करो, क्योंकि भाई रिवर्स गियर में लेके जाने पर प्लस में एक अननोन पैरामीटर हमेशा आता है, वो कुछ भी हो सकता है भाई। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि x की 3 प्लस सी है भाई, आपको ये तो नहीं आया भाई, ये नहीं आया, लेकिन हमने कुछ तो लिखा हुआ है, इजंट इट। हम कहें भाई जो सी है वो यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ पर क्या होगा भाई मेरे पास 5, नहीं आएगा आपको ये। तो इसीलिए भाई हम क्या बोलेंगे कि हमने इसमें क्या डाल देना बताओ भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके, अब आप ये देखो भाई, तो यहाँ पर हमने कुछ हमने क्या बोलते हैं कुछ एलिमेंट्री इंटीग्रल हमने यहाँ पर लिखे हुए फॉर्मूले भाई। देखो मैं आपको बताऊँ पेपर में जाता हूँ उसके भाई इंटीग्रेट करने की ट्राई ना किया करो, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो बेटर तरीका क्या होता है, आप जितने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जनरल रिजल्ट्स याद रख सको उतना आपके लिए क्या है बेटर। और मैं आपको बताऊँ भाई केमिस्ट्री में तकरीबन जितने इस्तेमाल होते हैं ना, वो सारे मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है बात। और भाई एग्जामिनर को पता है कि भाई उनके पास इतना समय नहीं होता एग्जाम के अंदर कि भाई वो इसको प्रॉपर इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो वो क्वेश्चन भी ऐसा देता है
जहां पर इंटीग्रेशन या तो प्रोवाइड करता ब्रैकेट में कि इस फलां चीज का इंटीग्रल लिया आएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी, या इंटीग्रेशन ऐसा होता है जो किसी फॉर्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट हो उसके, इजंट इट। तो एक अच्छी बात ये आपको भाई, तो बताओ एक्स की ए का क्या आएगा, एक्स की ए का इंटीग्रेशन क्या आएगा, पावर एक बढ़ाओ, एक्स की ए प्लस वन बाई ए प्लस वन प्लस में सी, क्या भाई नहीं आएगा आपको भाई, और बताओ यहाँ पर भाई प्लस में सी, और ई की एक्स क्या होगा, ई की ए एक्स का क्या होगा, बोलो भाई, वहां पर मल्टीप्लाई किया करते ना, अरे भाई पावर से, यहाँ पर क्या आएगा वन बाई ए और ई की ए एक्स, और बताओ भाई, बोलो भाई ये क्या है साइन ए एक्स, अगर ये वाला हो भाई तो क्या होगा वन बाई माइनस वन बाई ए कॉस, नहीं आएगा आपको भाई, अरे वहां पर क्या करता भाई बताइए, साइन क्या था कॉस, और कोसा क्या था माइनस साइन, यहाँ पर साइन क्या है, बोलो भाई माइनस कोस, उल्टा हुआ यहाँ पर, और कोस का होता है यहाँ पर क्या है साइन, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अरे मैंने पहले मैं साइन मैंने गलत बोल दी थे आई थिंक है ना, पहले मैंने भाई ड्यूरिंग इंटीग्रेशन सही बोले थे, चलो कोई बात नहीं, आ गया ना आपको ये। अरे बताओ भाई, अब आप ये बताओ भाई, अब आप ये बताओ कि ये क्या आएगा हमारे पास, वन बाई ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ऐसे किसी एक्सप्रेशन का बताओ क्या होगा हमारे पास इंटीग्रेशन, वन बाई ए एल एन ए एक्स प्लस सी, इजंट इट। अब आप ये बताओ, अब आपने क्या पढ़ना, डेफिनेट इंटीग्रल। अब आप भाई डेफिनेट इंटीग्रल आप कैसे निकालते हो, देखो इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, क्योंकि आप भाई, क्योंकि इस फंक्शन के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती, क्या भाई फंक्शन कहाँ तक फैला हुआ हमको पता ही नहीं, इजंट इट, बोलो भाई नहीं समझे बात, तो आपने कोई लिमिट आपने डिफाइन करनी है, अगर आपने लिमिट्स यूज नहीं की ना तो आपके पास हमेशा क्या आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल, इजंट इट। लेकिन जैसे ही आपने क्या कर दी भाई लिमिट्स आपने अप्लाई कर दी तो आपके पास क्या हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल, क्या हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल, और डेफिनेट इंटीग्रल आपको क्या प्रोवाइड करता है, एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है। और अब इसको मैंने भाई डेफिनेट क्यों बोला है, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कैंसल आउट, यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई कैंसल आउट। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बोलो भाई 2x है, एक्स क्यूब प्लस 2x, मान लिया भाई हमारे पास सिर्फ y, ये क्या बताओ ये क्या है, मान लिया हमारे भाई ये क्या एक्स क्यूब मान लिया हमारे पास, मान लिया हमारे पास y क्या बताओ एक्स क्यूब, ठीक है। तो y मेरे पास क्या सिंपली भाई एक्स क्यूब। तो मैं कहता हूं भाई कि आपने इसका जो ग्राफ होएगा, बोलो इसका एक पर्टिकुलर क्या होगा, इसका क्या होगा एक पर्टिकुलर ग्राफ होएगा ना, चलो मैंने एक्स स्क्वायर बोल दिया, आपको पैराबोला का आपको भाई ज़्यादा बेटर ग्राफ पता होगा ना आपको भाई, जीरो, अरे भाई ये क्या है एक्स बराबर जीरो, ये क्या है वाई है। अब मैं ये बोल दूँ आपको भाई कि अब जीरो से लेके और यहाँ तक इसके अंडर एरिया निकालो, जीरो से लेके 5 तक, जीरो से लेके भाई 5 तक आप एरिया निकालो कि क्या एरिया आएगा इसका, कि भाई जब ये y होगा आप इसमें x की वैल्यू पुट करते जाओगे y की वैल्यू आती जाएंगी ना, इजंट इट। तो आप इसका वही एरिया निकालो कि यहाँ से यहाँ तक एरिया कैसे आएगा, तो आपने बताओ क्या करना होता है, हम क्या लिखेंगे भाई, हम क्या इसका बताओ क्या है इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बोलो भाई क्या इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो तो क्या है मेरे पास ये एक्स क्यूब बाई, और यहाँ पर ऐसे लिमिट लिखो जीरो से लेके 5, जीरो से लेके 5, फिर आपने क्या करना है, तो एक्स क्यूब बाई क्यूब हो जाएगा ना, फिर ऐसे ब्रैकेट में लिख के और यहाँ पर क्या लिखते हैं लोअर लिमिट, यहाँ क्या लिखते हैं अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या होती है यहाँ पर 0, अपर लिमिट क्या होती है 5। उसके बाद क्या होता है भाई, एक बार इसमें एक्स क्या पुट करो अपर लिमिट, एक बार इसमें एक्स क्या पुट करो लोअर लिमिट, और दोनों क्या करो सब्ट्रैक्ट, मतलब 5 का क्यूब, बोलो भाई 5 का नहीं बता आपको पहले पड़ी। अच्छा आप ये कहोगे भाई यहाँ पर तुमने वो भी तुमने लिखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं, एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस में क्या बताओ हमारे पास भाई सी, एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस में क्या भाई सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले आप क्या लिखोगे 5 की 3 बाई 3, सॉरी हाँ 5 की 3 प्लस बाई 3 प्लस में क्या आ गया सी, ओके।
माइनस, अब क्या करो भाई, सी में क्या रखो फिर से, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी में क्या रखो भाई, अब यहाँ पर क्या करो, 0 0 क्यूब बाई 3 प्लस में क्या है हमारे पास, सी। अब भाई आप ये बताओ भाई, ये सी से ये सी प्लस का और ये सी क्या हो जाएगा माइनस का, तो सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि जो हमारे पास क्या था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेट इंटीग्रल। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, यहां पर आपको इसका इंटीग्रल एक्चुअल में वैल्यू एक हमारे पास एक नंबर आएगा बाकायदा, लिमिट लगाते ही आपके पास क्या आएगा भाई, एक बाकायदा नंबर आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल, इजंट इट, सी कैंसिल आउट हो गया, तो सी कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ तुम क्या बोलेंगे 5/25 बटे, तो मेरे पास क्या है बताओ, ये है 25/3, सॉरी नहीं 125/3 प्लस में सी माइनस 0 माइनस सी, ये है ना मेरे पास भाई, तो 0 तो ऐसे है, सी कैंसिल, क्या रहेगा 125/3, एक नंबर है ना बाकायदा भाई, इसे हम क्या बोलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल। समझ में आ गया आपको ये, ओके। तो भैया आपको जब भी कोई एरिया निकालना हो तो आपने क्या करना है, सिंपली बताओ, आपने वो लिमिट यूज करनी है, इजंट इट, ना ही आवत, पक्का आ गया, वेरी गुड। अच्छा आप ये बताओ भाई, फॉर एग्जांपल आ गया ना आपको भाई, मान ले, देखो भाई मान लिया हमारे पास ये फंक्शन कौन सा 2x + 3 और लिमिट क्या है a to b, तो भाई आप क्या करो इसका इंटीग्रेट, तो 2x का क्या हो जाएगा, बोलो भाई 2x³/3 और ये क्या हो जाएगा 3x/1, अरे बोलो भाई, अरे भाई 2x प्लस नहीं, अरे 2x²/2 हो गया तो भाई, तो अरे भाई इसका आप इंटीग्रेशन, तो 2x²/2 हो गया ना, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, अरे ये था हमारे पास भाई, सॉरी 2x + 3 था भाई, तो 2x²/2, 2 से 2 कैंसिल, 3x हो जाएगा ना हमारे पास ये, तो क्या गया मेरे पास x² + 3x + c आ गया ना भाई। अब जब आप यहाँ पर क्या करोगे, एक बार अपर लिमिट एक बारी लोअर लिमिट, तो मान लिया अपर लिमिट क्या एक बारी, बोलो भाई, अरे बोलो भाई अपर लिमिट क्या मान लिया b, लोअर लिमिट क्या है a, तो आप यहाँ पर एक बार क्या करोगे b + c, फिर यहाँ पर a और c, लेकिन भैया अपने अपर लिमिट में से घटानी होती है लोअर लिमिट वाला पोर्शन, नहीं आया क्या, तो सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास तो क्या आएगा, आपके पास ये नंबर आएगा, ये प्योर नंबर सामने, नहीं आ गया आपको, मेरे ख्याल से आपको वही इंटीग्रल आपको पल्ले पड़ गया, आ गया ना, वेरी गुड। अब बताओ भाई, अच्छा एक होता है नेगेटिव एरिया, क्या नेगेटिव एरिया, क्योंकि देखो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता भाई, क्या एरिया नेगेटिव नहीं रहेगा, तो कई बारी अगर मान लिया आप बताओ क्या करते हो भाई, मान लिया कोई फंक्शन ऐसे है, अगर कोई फंक्शन ऐसे है, कैसे भाई, कोई फंक्शन ऐसे भी कर रहा है, ठीक है बात, तो आपने यहां से लेके यहां तक अगर एक ही बारी में इंटीग्रेट कर दिया, तो आपके पास एरिया पता क्या आएगा 0, लेकिन क्या आपको इस कर्व के अंदर 0 एरिया आपको नजर आता है क्या भाई, अगर आपने इस फंक्शन में यहां से यहां तक एक बारी में क्या किया इसको भाई, आपको पता ऐसा फंक्शन किसका होता है sin x, y = sin x, क्या ऐसा ही ग्राफ नहीं होता क्या, तो अगर मैं ये कहूं कि आपने इसको 0 से, बोलो भाई यहाँ तो जो भी है 2π, नहीं अरे भाई आप और लिमिट क्या मान लिया भाई, मैं कहता हूँ इसको आप क्या करो इंटीग्रेट करो, कहाँ से आता बताओ भाई 0 से 2π 360, तो आपके पास एरिया बताओ क्या आएगा इसका 0 आएगा भाई, क्या आएगा, लेकिन क्या इसका एरिया वास्तव में 0 होता भाई, आपको साफ दिख रहा है इसके अंदर तो एरिया है, एरिया इसके अंदर भाई 0 तो नहीं एरिया इसके अंदर, इजंट इट, तो आपने क्या करना भाई, जहां पर फंक्शन क्या कर रहा है साइन चेंज कर रहा है, आप एक काम करो भाई, यहां से लेके यहां तक एरिया एक बार निकाल लो, और यहां से लेके यहां तक एरिया एक बार निकाल लो, और उनके मोड जोड़ दो, क्या भाई नहीं है आपको, तो आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी, फिर ये जो हमारी भाई प्रॉब्लम है ना नेगेटिव एरिया की, ये खत्म हो जाएगी, नहीं आएगा आपको, ओके आ गया ना, अरे सिंपल बिल्कुल ये। अब बताओ क्या भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, अब आपने पढ़ना भाई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को भाई आप कैसे इंटीग्रेट करते हो, आपने ये पता करना है, हाउ बताओ,
डिसइंटीग्रेशन क्या था, नहीं, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन को आपने कैसे इंटीग्रेट। आप एक काम करो, आप एक फंक्शन देखो भाई, ये एक फंक्शन है, बताओ क्या, ये कहता है fx क्या है 2x, अगर x क्या 2 से कम, और अगर 2 या 2 से क्या है ज्यादा, तो फंक्शन ऐसे बिहेव करता है। तो इसका हमारे पास ग्राफ कैसा आता है भाई, ऐसा नजर आया आपको? अरे भाई ये क्या इसका ग्राफ, इसका ये, isn't it? आ गया ना आपको, ये ग्राफ है इसका ये। तो देखो यहां तक तो फंक्शन ऐसे है, फिर फंक्शन एकदम क्या हो गया, गिर गया ना भाई, isn't it? अरे बोलो भाई, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं बताओ भाई, तो अगर कोई डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, अगर कोई डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो भाई, नहीं समझे बात, तब क्या करते हैं, तब यहां से यहां तक एक लिमिट, और वही से आगे क्या होगा, नहीं समझे बात, तो आपने क्या करना भाई, फंक्शन यहां से जो भी होकर है ना, इसको अलग से टैकल करो। ये फंक्शन भाई, फंक्शन यहां से आते जैसा भी हो करता है, ये लिमिट तो किस पे लगाओ, फंक्शन के इस पोर्शन पे, और यहां से आते कौन सी लिमिट लगाओ, फंक्शन के दूसरे पोर्शन पे। नहीं है क्या आपको भाई? अरे बोलो भैया, नहीं यहां पर क्या होगा, यानी कि 0 से लेके, सॉरी मैंने भाई वो तो हमने कहाँ तक निकाला होता है, यहाँ पर हमने ए निकालना है 1 से लेके 2 तक। कहाँ से भाई, 1 से लेके 2 तक। तो क्या करोगे आप, तो बताओ भाई 2 से पहले फंक्शन कैसे बिहेव करता है, 2x इतने, तो आपने 2x को क्या करना है इंटीग्रेट, और दोनों को जोड़ देना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, हम 2x को क्या करेंगे इंटीग्रेट, और 1 से 2 क्या लगाएंगे लिमिट, प्लस, लेकिन भाई 2 के बाद फंक्शन कैसे बिहेव करता है, 2x प्लस 1, और भाई मैंने 3 तक स्टडी करना है, तो बताओ मैं क्या करूँगा भाई, प्लस करके फिर, और 2x प्लस 1 लिख के, अरे बोलो भाई, और उसके ऊपर 2 से लेके 3 तक की लिमिट। यानी आप जो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है उसको आपने अलग अलग लिमिट्स पे चेक करना है फिर, और दोनों एरिया निकाल कर उनको आप क्या करोगे, आपस में जोड़ दोगे। तो सिंपल सी बात है, तो भी सिंपल सी बात है, ये एरिया तो आ गया इस फंक्शन से, इस टर्म से क्या जाएगा ये वाला एरिया, और इससे क्या जाएगा मेरे पास ये वाला एरिया, दोनों एरियाज जोड़ दिए। नहीं आया क्या? अरे बताओ भाई, ठीक है। अब बताओ क्या पढ़ना आपने भाई आगे, आपको वेरी गुड। अब क्या है, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। तो भाई अब आपको एग्जाम में भाई इंटीग्रेशन में दिक्कत पेश ना आए, तो मैंने यहाँ पर जितने फॉर्मूले क्या इंपॉर्टेंट, वो सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पर ऐड कर रखे। अगर आपने भाई डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले याद किए हो ना, अगर आपने डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले याद किए हो, तो आपको ध्यान होना चाहिए भाई, ठीक है, उनका उल्टा है यहाँ पर ही बिल्कुल। तो x की n, बताओ भाई x की n का बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन, x की n प्लस 1 बाई n प्लस 1, 1 बाई x का बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन, ln x, सॉरी log x। नहीं आ गया आपको भाई? अरे बोलो। और ये बताओ क्या है मेरे पास, dx 1 बाई ए एक्स प्लस बी लॉग दिस, इसका बताओ क्या है मेरे पास, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे 1 बाई एक्स इसका भाई, अरे 1 बाई ए एक्स प्लस बी, ये अरे भाई यहाँ पर अरे साइन आएगा किसका, इक्वल का, बात आपको पहले पड़ गई भाई यहाँ पर। अरे भाई यहाँ पर क्या आएगा, अरे डी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी का क्या है ये, यहाँ पर एक क्या लगाओ, इक्वल का क्या लगाओ, साइन लगाओ। नहीं है क्या आपको ये, इनको आप आराम से कर लोगे नाम से भाई। ए की एक्स का क्या आएगा ये वाले, तो भाई यहाँ पर मैंने जितने भी क्या स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, बताओ ई की एक्स का क्या होगा, ई की एक्स का भाई डिफरेंशिएशन भी क्या करता है, ई की एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, ई की एक्स। नहीं है क्या आपको? और प्लस में चीज रुकियो, ये जो ब्रैकेट में है ना, ये पता मैंने क्या लिखा हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग, अरे भाई ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा हुआ है ये, कि डिफरेंशिएशन क्या होता था इसका उल्टा। नहीं समझे बात, साइन एक्स का क्या हुआ इंटीग्रेशन, माइनस कोस एक्स, और याद रखो भाई माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन एक्स, तो उल्टा जस्ट भाई। नहीं है क्या आपको ये? ठीक है बात, ये फॉर्मूले भाई। अब देखो ये जो फॉर्मूला है कौन सा, बताओ, कोई आपसे ये पूछ ले साइन स्क्वायर ए एक्स, बताओ क्या है हमारे पास, तो कोई बोल दे भाई साइन स्क्वायर 5x, साइन स्क्वायर 5x, तुम क्या बोलेंगे 1/10,
क्या आएगा भाई कि ए कितना है 5, नहीं है क्या आपको? तो बहुत ईजी है इससे फॉर्मूले निकालना। अच्छा ये बताओ, देखो ये भी क्या है इंटीग्रेशन, बताओ क्या हमारे पास ये cos ax प्लस cos bx, अब ये a कितना मान लिया 5, ये क्या हो cos 2x प्लस cos, अरे भाई cos 2x प्लस cos 3x हो, तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास। ये सब क्या भाई हमारे इंटीग्रल, आपको पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा आपको भाई? ये सारे फॉर्मूले याद कर लोगे पक्का? जितने याद उसके उतने याद कर लो कम से कम, ठीक है। अब बताओ भाई क्या है, तो बताओ भाई e की x का इंटीग्रल क्या होएगा, बताओ भाई e की x, कौन सा ऑप्शन आ गया? बात करो। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।